नमस्कार दोस्तों। पूरे YouTube पर ISPCS मास्टर ही इकलौता चैनल है जहां हम एग्ज़ाम से पहले दावे के साथ कहते हैं कि आप सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, यहीं से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि आराम से आप कट ऑफ पार कर जाएंगे और एग्ज़ाम के बाद बाकायदा हम आपको सबूत दिखाते हैं। इसलिए इस सीरीज़ के एक एक लेक्चर को आप कई कई बार देखिए। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें खूब ध्यान से समझिए और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बार बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए, लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इतना हमने कम कर दिया है, टॉप 300 कर दिया। अब इसमें से भी कुछ छूट जाए, आपको लगे कि इसको बाद में कर लेंगे, तो समझ जाइए कि आप ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बीच में कई बार कई बहाने आते हैं, क्या रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। इसकी वजह से आप ज़रूरी चीज़ें कभी नहीं कर पाते। इस टालने की आदत को आप ख़त्म करिए। कम से कम इस सीरीज़ में ये आदत आपकी नहीं रहनी चाहिए कि बीच में अगर मन कर रहा है कि चलो कुछ और वीडियो देख लेते हैं, चलो आराम कर लेते हैं, कुछ नहीं। जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता आप बने रहिए, एक एक बात समझिए, उसके बाद से रिवाइज़ करिए। रिवीजन के लिए आपके पास नोट होगी मेरे ख्याल से, नहीं है तो शायद आप पिछड़ रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप तुरंत इस पर मैसेज करिए, तुरंत नोट लीजिए और जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एडवांस में सारी नोट आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। आपको पता होगा सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। पॉलिटी के लेक्चर्स कुछ आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। अब यहाँ से आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है, कायदे से देखा जाए तो याद करने वाला टॉपिक है। इसमें समझने वाली बातें कम, याद करने वाली ज़्यादा हैं और इसी तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता। एक चीज़ जो PCS परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस हिस्से में, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तत्व कहिए या बातें कहिए, पॉइंट्स कहिए, जो संविधान में दिए गए हैं, इनकी विशेषता क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेदों की बात तो अभी हम कर ही लेंगे जल्दी जल्दी। अगर UPSC ने 2-3 कथन बना दिए तो आप क्या करेंगे। एक चीज़ जो बार बार पूछी जाती है वो ये है कि अगर सरकार ने ये अनुच्छेद जो दिए गए हैं इनमें से किसी पर काम नहीं किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर ये करवाइए कि अनुच्छेद 39 में बात कही गई है, सरकार इस पे कर नहीं रही है। ये निर्देश दिए गए हैं। सरकार से कहा गया है कि भाई जब तुम सक्षम हो जाना, संसाधन हो जाएंगे, तो आप इस पे काम करना, ये अच्छी बात है, इससे देश का विकास होगा। लेकिन बाध्यता नहीं है, किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है कि सरकार ये करे ही करे। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस हिस्से में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो सरकार ने की हैं। मतलब बिना बाध्यता के भी सरकार ने सामाजिक कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अब तक किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से पूछी जाती है। एक मिनट, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान आ गया हो कि मैंने 1 मिनट क्यों लिया। वही प्रॉब्लम थोड़ी सी है, शायद सर्दी होने वाली है तो ज़्यादा बोलने पे सांस कम ले पा रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। सीधे सीधे बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं याद दिलाता रहूँगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, बेसिक बात है। 37 में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जिसके आधार पर सरकार काम करेगी, बेसिक चीज़। 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई है। और 44वां संविधान संशोधन किया गया, अवसरों की समानता के बारे में बात की गई। ये एक चीज़ जोड़ी गई है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन सी बात किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 39 जो है 39, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें भी 42वां संशोधन किया गया, तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किए गए थे कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकार काम करे। 39A यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें जो टॉपिक निकल के आता है
नालसा वगैरह, वहाँ से यूपीएससी ने विस्तार से पूछा है, वो हम कवर करते हैं, अलग से टॉपिक कवर करते हैं। फिलहाल 39A 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, रियल लाइफ में नहीं देखा है तो मूवीज़ में देखी होगी, कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में उसका कोई मामला चल रहा है और वो सक्षम नहीं है कि वकील हायर कर सके, तो सरकार उसे सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है, वो इसी के तहत है। ठीक है, इस पे भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, अभी मेरे ख्याल से पिछले 5 साल के अंदर ही कहीं पूछा था। उसमें क्राइटेरिया पूछ लिया गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता किसे किसे दी जाती है, किस किस आधार पर, वो हम अलग से पढ़ेंगे। पीसीएस परीक्षा आप देते हैं तो ये अनुच्छेद आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बार बार देखा होगा कि पंचायती राज के गठन से संबंधित प्रावधान है। और अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, 118 क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं आपको सीधे सीधे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं देखे तो आपने पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, यूपी पीसीएस का। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, यूपीएससी भी पूछती है, हमने भी विस्तार से कवर किया है पंचायती राज को, आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ मामलों में काम के अधिकार की बात की गई है, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता की बात की गई है। 42 क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा, पॉज नहीं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। 42 में न्यायोचित और मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान की बात की गई है। इसका मतलब समझ रहे हैं, कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम की दशाएं बहुत ख़राब है, लोग काम करने गए हैं, रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, और पता चल रहा है कि वहाँ से इतना धुआं निकल रहा है, मास्क भी नहीं है, और वही धुआं लोग सांस के माध्यम से अंदर ले रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, जीवन खतरे में है। तो इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कार्यदशाएं नहीं होनी चाहिए, बेहतर कार्यदशाएं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके पैरामीटर्स सरकार बनाए, तथा जो गर्भवती महिलाएं हैं, काम करती हैं, उनके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है ये भी इतना होना चाहिए जिस हिसाब से उनका निर्वाह हो सके, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं जस्टिफाइड होना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कल ही हमने डिस्कस किया था, कि लोग बेगारी भी करवाते थे या बहुत कम वेतन देते थे। आज भी कुछ जगहों पर ऐसी समस्याएं हैं कि काम जितना होता है उतना वेतन नहीं मिलता, खासतौर से महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर ये सख्त नियम लागू होता है कि सबको बराबर वेतन मिलेगा, वहाँ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, और ख़ास तौर से ये जो बातें हैं ये संगठित क्षेत्र के लिए की जाती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। भाई इंडस्ट्री चल रही है और उसका जो मैनेजमेंट है, आपने फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ी सी संभावना कम है, हो सकता है कि आपके यहाँ कोई काम कर रहा हो तो बताते हों, लेकिन फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो यूनियन लीडर होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो लीडर है उसकी एक अहम भूमिका होती है मैनेजमेंट में, उससे भी राय ली जाती है, उसको भी बैठक में कभी कभी बुलाया जाता है। हालांकि फिल्मों में जो दिखाया जाता है अक्सर ये वाला एंगल दिखाया जाता है कि ये शोषण करने के लिए ये लीडर को या तो खरीद लिए हैं या फिर वो ईमानदार है तो उसको मरवा दिया गया है, इस तरह की बातें होती हैं। और सच में देखा जाए तो दबाव बनाया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये कहा गया है कि भाई जो उद्योग चल रहा है उसमें कर्मचारियों की अगर सहभागिता नहीं है प्रशासन में, प्रबंधन में, तो हो सकता है कि काम की जो दशाएं हैं वो इनके खिलाफ हों। भाई इनकी आवाज़ कौन उठाएगा, मजदूरी पर्याप्त नहीं मिल रही है, पर्याप्त छुट्टी नहीं मिल रही है, और भी इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो कौन इनकी बात सुनेगा? क्योंकि जो उद्योगपति है वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, इनके फ़ायदे के बारे में कौन सोचेगा? तो ये प्रावधान किया गया। 43B में क्या कहा गया है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था बनाई कि जो सहकारी समितियां होती हैं, मिलकर संस्थाएं बनती हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, और 97वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। ये बहुत चर्चा में रहता है। 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए, सरकार समान नागरिक संहिता लागू करे, और इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, आप जानते हैं, कानून वगैरह की। 45 में क्या कहा गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके
देख रेख उनकी पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मा है उनके अभिभावक उठाएं। और अभी मूल अधिकार हम कल पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने बात की थी और इसी में संशोधन करके बाद में मूल अधिकार जोड़ा गया है। अनुच्छेद याद है आपको, शिक्षा का अधिकार? शायद मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हो, नहीं लिखा हो तो फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ। 21A जोड़ा गया था, ठीक है। 46 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये बात कही गई है। 47 में क्या कहा गया है? पोषाहार का स्तर बढ़ाने की व्यवस्था हो, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है कि प्रावधान करे। सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए हैं और भी कई तरह के जो स्वास्थ्य संबंधी उपाय हैं सरकार अपनाती है, योजनाएं लेकर आती है, सब इसके तहत रखे जा सकते हैं। 48 में क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। 48A में कहा गया पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार कदम उठाए। आप जानते हैं कि बहुत सारे वन्य जीव संरक्षण कानून बनाए गए हैं, जैव विविधता संरक्षण संबंधी कानून है, तो ये सब इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। 49 में स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इसके तहत अभी मूल कर्तव्य में भी इस तरह की बातें आप देखेंगे। 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव, पृथक्करण, मतलब जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इनका अपना अपना काम है, अपने क्षेत्र में रहें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कई बार कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है सरकार की गतिविधियों में, उनके कामों में। कई बार काम सरकार नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ओवरलैप चलता है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है कई बार वो अच्छा भी होता है, ठीक है, कई बार वो ठीक भी नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे कहा गया है अनुच्छेद 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है, अलग अलग वो काम करें। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। ये एक विजनरी सेंटेंस है, लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचना, अंतर्राष्ट्रीय शांति रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। IR में आप पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी हैं, अब हमारे चारों तरफ चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश, नेपाल है, श्रीलंका है, इनसे अगर हमारे जो रिश्ते हैं शांतिपूर्वक नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा, हमारे ग्रोथ पर, हमारी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। सुरक्षा की बात तो है ही, ठीक है। तो इसीलिए भी सिर्फ देश की बात ना देख के थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सोचना चाहिए। इसके बाद मूल कर्तव्य की बारी है। मूल कर्तव्यों में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कुछ तथ्य पूछे गए हैं जो मैंने शुरू में ही रख दिया है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, संशोधन कौन सा किया गया था, किस समिति ने विचार दिया था, वो PCS में भी पूछे जाते हैं और UPSC ने भी पूछे हैं। देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नहीं लेकिन चलिए। तो प्रावधान की बात करें, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, तो ये संविधान के जो स्रोत हैं उस सेक्शन में भी हमने पढ़ा है, याद रख लीजिए, PCS वगैरह में पूछा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग जोड़ा गया। ये इसको अब क्या पढ़ेंगे, 6A की 4A, इस चीज़ को कल भी मैंने डिस्कस किया था, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। भाग 4A जोड़ा गया और इसके बाद मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन से, मतलब 2002 में हुआ था, एक और जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। यहाँ से पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, अब तो आप उत्तर दे देंगे लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन गैर न्यायिक प्रकृति के हैं, ठीक है। पहला कथन है मूल अधिकार, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है संविधान नहीं, ठीक है, इतना, चौथा के चक्कर में मैं बहुत उटपटा सा सोच रहा था। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, तीनों में से कौन है?
आप जान गए। गैर न्यायिक का मतलब ये होता है कि उसे लागू करवाने के लिए आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते। मूल कर्तव्यों के बारे में खास बात यह है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। वो तभी आप बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन है। 11 है बस, इन्हें याद कर लीजिए, चाहे कैसे भी ट्रिक लगा के या फिर जो भी तरीका आप अपना सकते हैं, बस ये याद होने चाहिए। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि एक तो वैसे ही मैंने टॉपिक्स कम कर दिए, अब इसमें से भी आपको छंटनी नहीं करनी है, अच्छे से पूरा टॉपिक तैयार करना है। आपके पास नोट होगी और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वीडियो से हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन पे अगर मुझे लेक्चर देना हो तो काफ़ी लंबे समय तक मैं विस्तार से बातें कर सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से जो बातें हैं वो उतना डिस्कस करके आगे बढ़ना है। फिलहाल भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मूल कर्तव्य क्या है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसमें जो दो बातें हैं अभी भी उन पर बड़ी खतरा है। स्त्रियों की जहाँ तक सम्मान की बात है, आए दिन बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो दिखाते हैं कि अभी भी हमारा समाज उतना विकसित नहीं हुआ है। हालांकि इसका दूसरा साइड भी है, आजकल स्त्रियां भी पुरुषों का शोषण कर रही हैं, तो इस मामले में एक तरफा नहीं होना है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो स्त्रियों को अभी भी काफ़ी हद तक कई सारी असमानताओं का सामना करना पड़ा, खासतौर से पिछड़े इलाकों में, गांव देहात में। ठीक है, ऊपर वाली जो बात है भातृत्व की भावना, ये संकट में है। पता नहीं क्यों पहले से ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग अपने धर्म संप्रदाय को लेकर पहले से ज़्यादा कट्टर हुए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और ये बहुत अच्छा होगा कि ये गलत ही साबित हो, क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है कि आप अपने संप्रदाय को अच्छा माने, किसी और को अपना दुश्मन माने। ये कहीं से भी समझदारी तो नहीं है, पढ़े लिखे इंसान की पहचान ही नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझिए और उसका परिरक्षण करिए, कर्तव्य है। पर्यावरण का जो है संरक्षण करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। ये तो थोड़ा गड़बड़ है। एनसीईआरटी पे भी सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि भाई जो साइंटिफिक अप्रोच है उस बारे में ना बात करके आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। तो जब इंसान का अप्रोच साइंटिफिक होता है, तार्किक होता है, तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, उस सोसाइटी का ग्रोथ ज़्यादा होता है और ओवरऑल समाज का कल्याण होता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, ये कर्तव्य है हमारा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए आप लगातार प्रयास करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये कर्तव्य है। इसके बारे में हमने शुरू में देखा है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इनका महत्व क्या है। लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक है ये। हमें अधिकार दे दिए गए हैं, मूल अधिकार दे दिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य याद दिलाते हैं कि भाई आपके कुछ कर्तव्य हैं जो हमारे लोकतांत्रिक आचरण को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, याद दिलाने के लिए कि अगर आपके पास अधिकार हैं तो किसी और के पास भी हैं। अब हमें बोलने का अधिकार है तो हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि किसी और के अधिकार का हनन हो जाए। ठीक है। असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी है, इनडायरेक्टली ये चेतावनी भी दी गई कि भाई आपका कर्तव्य है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, सामाजिक संपत्ति को नष्ट करना, शांति भंग करना, इस तरह की चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली पॉजिटिव वे में इसको कह दिया है कि आपका कर्तव्य है कि आप इसका ध्यान रखें। ठीक है। मज़ेदार बात यह है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इन्हें कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है, तो नहीं। लेकिन क्या इन्हें लागू कराने के लिए इनडायरेक्टली कानून बने हैं, तो बहुत सारे बने हैं। हर पॉइंट पे कानून बने हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण की बात है, नहीं करना है मत करिए, कर्तव्य है, आपको करना चाहिए था, लेकिन जाइए कहीं किसी जंगल में किसी हिरण का शिकार करिए, फिर पता चलेगा।
स्त्रियों की का सम्मान करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। अब अंदर आपके क्या है पता नहीं, लेकिन स्त्री के खिलाफ आप अपराध करके देखिए, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। बहुत मतलब हर कर्तव्य के पीछे एक कानून भी है, इसीलिए कहा गया है कि भाई याद दिलाने के लिए चेतावनी भी है ये, ठीक है ना। ये आपको करना चाहिए, हर व्यक्ति को, मुझे, आपको, हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी से तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बातें हैं ये सब। हाँ, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना बरकरार रहे, उसके लिए भी यह है। कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करता है, ये बहुत खास बात है। यह कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालय की मदद करता है। उदाहरण के लिए विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून जब संवैधानिकता जांच के लिए न्यायालय में जाता है तो उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं, और उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं, तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। मतलब उसके पैरेलल है, उसके जैसा है, उसे सपोर्ट करने वाला है, तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा ही था। आपका काम ये है कि आप अगर ऐप से नोट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है। और व्हाट्सएप के माध्यम से लेना चाहते हैं तो ऊपर शुरू में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर जाइए, मैसेज करिए, तुरंत नोट लीजिए और जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लीजिए। नोट लेने वाले दोस्तों के लिए यही एडवांटेज होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लास्ट में सोचते हैं नोट लेंगे, उतना फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट में आप नोट लेंगे, हो सकता है समय ना बचे रिवीजन का। अभी आप लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ध्यान में रहेंगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका उत्तर पहले से तैयार रहेगा। तो नोट ले लीजिए, अच्छे से तैयार करिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।